हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जिस वजह से ब्लड या फिर ऐसे ऑर्गन्स जो ब्लड बनाने का काम करते हैं जैसे कि बोन मैरो, इनके अंदर किसी टाइप का प्रॉब्लम आ जाता है। या तो ये डैमेज होना चालू हो जाते हैं या तो ये पूरी तरह से अफेक्ट होना चालू हो जाते हैं। हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वैसे तो काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन फार्माकोथेराप्यूटिक्स के अंदर हमें दो मेन टाइप्स के बारे में पढ़ना है। पहला है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड दूसरा है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इस चैप्टर के अंदर हमें इन दोनों डिजीज के डेफिनेशंस, इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होता है, इस सब के बारे में डिटेल में पढ़ना है। हम सभी को पता है कि एनीमिया एक ऐसा डिजीज होता है जिस वजह से हमारे बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन एंड रेड ब्लड सेल्स का लेवल काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ये दोनों के दोनों डिजीज एनीमिया के ही टाइप होते हैं जिसके अंदर रेड ब्लड सेल्स एंड हीमोग्लोबिन का लेवल डिक्रीज होना चालू हो जाता है किसी न किसी वजह से। इस वीडियो के अंदर हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के डेफिनेशन को समझ लेते हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज अ टाइप ऑफ एनीमिया caused by inadequate iron in the body which leads to decrease in the level of hemoglobin and red blood cells। जैसे कि अभी हमने देखा था कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एक टाइप का एनीमिया ही होता है जब हमारे बॉडी के अंदर आयरन इनएडिक्वेट अमाउंट में हो जाता है या फिर आयरन का लेवल काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो इसी कमी के वजह से पेशेंट के बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन एंड रेड ब्लड सेल्स का जो लेवल है वो भी धीरे धीरे डिक्रीज होना चालू हो जाता है और इसी वजह से पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होना भी चालू हो जाता है। अगर हम सिंपल शब्दों में समझे तो ऐसा एनीमिया जो पेशेंट को आयरन के कमी के वजह से होता है या फिर आयरन के डेफिशिएंसी के वजह से होता है, ऐसे ही टाइप के एनीमिया को हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बोलते हैं। सो ये तो था इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन अबाउट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के कॉजेस क्या क्या होते हैं, रीजन क्या क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। Iron deficiency anemia occurs when the body does not have enough iron to make healthy red blood cells. It usually results from insufficient iron intake from food, chronic blood loss, or poor iron absorption. Pathogenetically, low iron reduces hemoglobin production, causing small and pale red blood cells and decreased oxygen carrying capacity. जैसे कि अभी हमने डेफिनेशन में देखा था कि जब किसी पेशेंट के बॉडी के अंदर आयरन का लेवल कम हो जाता है तो इसी कमी से पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होना चालू हो जाता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने के पीछे तीन मेन रीजन होते हैं। सबसे पहला होता है इनसफिशिएंट आयरन इनटेक फ्रॉम फूड। अगर कोई पेशेंट खाने में से आयरन को अच्छे तरीके से नहीं कंज्यूम कर रहा है तो इस वजह से पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। दूसरा मेन कॉज होता है क्रोनिक ब्लड लॉस। अगर किसी पेशेंट के बॉडी के अंदर ब्लड लॉस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है तो इस ब्लड लॉस के वजह से पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होना चालू हो जाता है। तीसरा मेन कॉज है पुअर आयरन एब्जॉर्प्शन। अगर कोई पेशेंट अपने खाने में से आयरन को कंज्यूम तो कर रहा है लेकिन ये आयरन पेशेंट के बॉडी के अंदर अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, तो इसी पुअर आयरन एब्जॉर्प्शन की वजह से पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होना चालू हो जाता है। जब किसी पेशेंट के बॉडी के अंदर आयरन का लेवल कम हो जाता है तो इसी कमी से हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन भी धीरे धीरे रिड्यूस होना चालू होगा। जब हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है तो इस वजह से रेड ब्लड सेल्स काफ़ी स्मॉल हो जाते हैं और इनका कलर काफ़ी ज़्यादा पेल हो जाता है और इन्हीं सब वजह से जो रेड ब्लड सेल एंड हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होता है ये भी डिक्रीज होना चालू हो जाता है। जब इनका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगा तो इस वजह से
हमारे बॉडी के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं या जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, उनके अंदर भी ब्लड अच्छे तरीके से नहीं पहुँच पाता है, ऑक्सीजन अच्छे तरीके से नहीं पहुँच पाता है, जिस वजह से आगे चलकर डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लिकेशंस या फिर बड़े-बड़े डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं। सो ये तो था इडियोपैथोजेनेसिस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के सिम्टम्स क्या होते हैं, साइंस क्या होते हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इंक्लूड वीकनेस, फटीग, पेलर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिजीनेस, ब्रिटल नेल्स, cracks at the corner of the mouth, sore tongue, cold hands and feet, menstrual irregularities in women, and pica, which is also called as craving for non-food items. जब किसी भी इंसान को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है, तो ऐसे पेशेंट का बॉडी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है, पेशेंट को फटीग फील होने लगता है, पेशेंट का जो कलर है बॉडी का वो काफ़ी ज़्यादा पेल हो जाता है, जिसको हम पेलर बोलते हैं। पेशेंट का बॉडी के अंदर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होने लगता है, यानी कि पेशेंट को सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत महसूस होता है। काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको डिजीनेस होने लगता है, यानी कि पेशेंट को चक्कर आना चालू हो जाता है। पेशेंट के जो नेल्स हैं, पेशेंट के जो नाखून होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ब्रिटल हो जाते हैं एंड पेशेंट के माउथ के कॉर्नर पर क्रैक्स कंडीशन भी प्रोड्यूस होना चालू हो जाते हैं। काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका टंग काफ़ी ज़्यादा शोर हो जाता है, यानी कि पेशेंट का जो टंग है उसके अंदर रेडनेस हमें देखने मिलता है, स्वेलिंग हो जाता है एंड पेशेंट के टंग के अंदर पेन होना भी चालू हो जाता है। इसी के साथ साथ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वाले पेशेंट के अंदर जो हाथ और पैर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, और जो फीमेल पेशेंट है इनके अंदर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होना चालू हो जाता है। और एकदम ज़्यादा सीवियर केसेस में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वाले पेशेंट के अंदर पीका कंडीशन भी प्रोड्यूस हो जाता है, यानी कि ऐसे पेशेंट को नॉन फूड आइटम जैसे कि चौक, मिट्टी या फिर मड खाने का काफ़ी ज़्यादा मन करने लगता है। सो ये तो था क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि बिना किसी मेडिसिन के आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, इनके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। कंज्यूम एन आयरन रिच डाइट इंक्लूडिंग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मीट, बीन्स, जैगरी एंड डेट्स। जिन पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, ऐसे पेशेंट को आयरन रिच डाइट कंज्यूम करना चाहिए, यानी कि ऐसे खाने जिनके अंदर आयरन का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा हो, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मीट, बीन्स, जैगरी एंड डेट्स। टेक आयरन सप्लीमेंट्स अंडर मेडिकल सुपरविजन। जिन पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, ऐसे पेशेंट को मेडिकल सुपरविजन के अंदर आयरन सप्लीमेंट्स को कंज्यूम करना चालू करना चाहिए। टेक विटामिन सी रिच फूड्स सच एज सिट्रिक फ्रूट्स, amla, लेमन जूस टू एनहांस आयरन एब्जॉर्प्शन। जिन पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है, ऐसे पेशेंट को ऐसे फूड को कंज्यूम करना चाहिए जिसके अंदर विटामिन सी का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा हो, जैसे कि सिट्रस फ्रूट, ये आंवला, लेमन जूस। ये सब फूड पेशेंट का जो आयरन एब्जॉर्प्शन है बॉडी के अंदर, उसको एनहांस करने का काम करते हैं। अवॉइड ड्रिंकिंग टी और कॉफ़ी विथ मील्स एज दे इनिबिट आयरन एब्जॉर्प्शन। जिन पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, ऐसे पेशेंट को खाने के तुरंत बाद चाय या फिर कॉफ़ी का कंजम्पशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों के दोनों चीज़ पेशेंट के बॉडी के अंदर आयरन के एब्जॉर्प्शन को इनिबिट करने का काम करते हैं। सो ये तो था नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को मेडिसिन एंड ड्रग का यूज़ करके किस तरीके से मैनेज किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहला है ओरल आयरन सप्लीमेंट्स। इसके एग्जांपल है फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट एंड फेरस ग्लूकोनेट। ये सप्लीमेंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एंड फर्स्ट लाइन थेरेपी होते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को ठीक करने के लिए। ये ड्रग पेशेंट के बॉडी के अंदर जाता है
एंड आयरन डेफिशिएंसी को रिड्यूस करने का काम करते हैं। दूसरा है पेरेंट्रल आयरन थेरेपी। इसके एग्जांपल है आयरन डेक्स्ट्रन, आयरन सुक्रोज एंड फेरिक कार्बोक्सी माल्टोस। ये सब सप्लीमेंट्स या फिर ये सब थेरेपी उन पेशेंट को दिया जाता है जो पेशेंट ओरल रूट के जरिए आयरन सप्लीमेंट्स को नहीं कंज्यूम कर पाते हैं, या फिर उन पेशेंट को दिया जाता है जिन पेशेंट के बॉडी के अंदर आयरन का डेफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा सीवियर लेवल पर होता है। नेक्स्ट है विटामिन सी सप्लीमेंट्स। इसके एग्जांपल है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड उन पेशेंट को दिया जाता है जिन पेशेंट के बॉडी के अंदर आयरन एब्जॉर्प्शन अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है। ये ड्रग पेशेंट के बॉडी के अंदर जाते हैं एंड आयरन के एब्जॉर्प्शन को एनहांस करते हैं, जिस वजह से हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस भी अच्छे तरीके से होने लगता है। इसके बाद है फोलिक एसिड एंड विटामिन B12। ये सप्लीमेंट्स भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वाले पेशेंट को दिया जाता है, जिस वजह से पेशेंट का आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया धीरे धीरे ठीक होना चालू हो जाता है। लास्ट है ब्लड ट्रांसफ्यूशन। ब्लड ट्रांसफ्यूशन उन पेशेंट को दिया जाता है जिन पेशेंट के अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया काफ़ी ज़्यादा सीवियर लेवल पर है और पेशेंट के बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल भी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। सो ये तो था फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो यहाँ पर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वाला चैप्टर अच्छे तरीके से खत्म होता है। अगर आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन या फिर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।